हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट लेक्चर। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। इस चैप्टर में हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक रहेगा मेज़रमेंट। क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाट इज़ मेज़रमेंट। बच्चों, मेज़रमेंट को डिफाइन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ की। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़? Physical quantities are those that can be measured. Everything that can be measured are classified as physical quantity. बच्चों, दुनिया में सब कुछ जो कुछ नापी जा सकती है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फिजिकल क्वांटिटी की थोड़ा सा डिफिनीशन लिखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी बच्चों बहुत सिंपल सी डिफिनीशन है। डिफिनीशन क्या बनती है? एवरीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। एवरीथिंग दैट कैन बी measured is called physical quantity। बच्चों, सब कुछ जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे एज अ फिजिकल क्वांटिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? मेजरमेंट बच्चों और अच्छे से समझने के लिए हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हमारे फिजिकल क्वांटिटी के कितने कंपोनेंट होते हैं। तो बच्चों, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है बच्चों, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं बच्चों? पहला कंपोनेंट है हमारी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, और सेकंड है यूनिट्स। यूनिट, कोई भी मेजरमेंट बच्चों मैग्नीट्यूड और यूनिट से मिलकर के बना होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड को हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बच्चों अगर हम लोग बात करें मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिक वैल्यू का क्या मतलब हुआ बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी तो कई सारी हैं भाई, दुनिया में जो भी हम मेजर कर लें फिजिकल क्वांटिटी है। एग्जांपल लेते हैं लेंथ का। अगर मैं पूछूं कि मान लो तुम्हारा घर तुम्हारे पास के चौराहे से कितना दूर है, मान लो तुम आंसर देते हो 2, तो सोचो क्या तुम्हारा आंसर केवल 2 रहता है? बच्चों, हमारा आंसर केवल 2 तो नहीं रहता, 2 के साथ कुछ और भी रहता है, जैसे 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारा वेट कितना है, तो भाई कई लोग बोलेंगे कि सर मेरा वेट है 30 किलोग्राम, कुछ लोग बोलेंगे 45 किलोग्राम। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ऐसे भी हो जाएंगे जो लोग बोलेंगे 70 किलोग्राम। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर थोड़ा सा करो कि बच्चों हमारी फिजिकल क्वांटिटी में एक है न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब जो वैल्यू हमारी नंबर में है, और हमने अभी पढ़ा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिक वैल्यू को क्या बोला जाता है बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बोला जाता है। जैसे बोला कोई कि मान लो कि मेरा घर चौराहे से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो बच्चों ये 2 क्या हो गया? 2 हो गया मैग्नीट्यूड, और इसके साथ ये जो किलोमीटर लगा है ये हो गया बच्चों यूनिट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सेम 5 किलोमीटर के लिए 5 मैग्नीट्यूड और किलोमीटर यूनिट हो गया। 30 किलोग्राम के लिए बच्चों 30 हो गया मैग्नीट्यूड, और किलोग्राम क्या हो गया? किलोग्राम हो गया यूनिट। वैसे ही 45 के लिए, वैसे ही 70 के लिए। कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं कि कोई भी मेजरमेंट बच्चों मैग्नीट्यूड से और यूनिट से मिल करके बन रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यूनिट जो है बच्चों ध्यान रहे, यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक्यूरेट मेजरमेंट को दिखाती है। जैसे एक एग्जांपल लो, कोई तुमसे व्हाट इज योर मास, कोई भी तुमसे पूछे व्हाट इज योर मास, तुम बोल रहे हो कि माई मास इज 50 लीटर,
थोड़ा आंसर अपना ध्यान दो, 50 लीटर। तो भाई हो सकता है तुम्हारा मास 50 हो, लेकिन 50 के आगे जो ये लीटर लगा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पूछा जा रहा है तुम उसके बारे में सही आंसर नहीं दे रहे हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो एक्यूरेट मेजरमेंट होता है वो केवल न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड से ही नहीं आता, बल्कि उस फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ उस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट्स का भी एक्यूरेट होना जरूरी है। बच्चों, मैग्नीट्यूड और यूनिट मिल करके किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को इफिशियंट और वैल्यूएबल बनाते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दुनिया में जो भी चीज़ें मेजर की जा सकती हैं, एवरीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज क्लासिफाइड एज फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी के कितने कंपोनेंट होते हैं? तो देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन से 2 कंपोनेंट? कंपोनेंट नंबर फर्स्ट मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट नंबर सेकेंड यूनिट्स। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लो बच्चों, जैसे टेम्परेचर का एग्जांपल ले लेते हैं। टेम्परेचर मान लो मैंने बोला 70 केल्विन, तो 70 हो गई बच्चों न्यूमेरिक वैल्यू, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। लेकिन इसी के बगल लगा है केल्विन, केल्विन हमारी क्या हो गई? यूनिट हो गई। बच्चों, हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी के कंपोनेंट्स के बारे में जान लिया है। फिजिकल क्वांटिटी के 2 कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट कौन सा बच्चों? पहला कंपोनेंट होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिक वैल्यू। और दूसरा हो गया यूनिट। यूनिट जो किसी पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। यूनिट्स अगर लगी रहे बच्चों ना, तो हमको ये जानने की ज़रूरत नहीं होती कि हमारा मेजरमेंट किस फिजिकल क्वांटिटी का है। जैसे कि एग्जाम्पल कि मान लो अगर लिखा हो 50 किलोग्राम, तो बच्चों 50 से तो तुमको कुछ नहीं पता चलने वाला, लेकिन इस किलोग्राम को देखते ही तुम समझ जाओगे कि मेजर क्या किया गया है? मेजर किया गया है मास को। अगर लिखा गया है बच्चों मान लो 17 लीटर, तो लीटर को देखते ही तुम समझ जाओगे कि मेजरमेंट किस फिजिकल क्वांटिटी का हुआ है? वॉल्यूम को। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब बच्चों, यूनिट जो होती हैं वो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। किसी भी मेजरमेंट में यूनिट्स बिना कहे ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर देती हैं। हमको लिखना नहीं पड़ता कि हमने 50 किलोग्राम मास को मेजर किया है। किलोग्राम देखते ही सामने वाला समझ जाता है कि मेजरमेंट किस फिजिकल क्वांटिटी का हुआ है? मास का। वैसे ही 17 लीटर, तो बच्चों जैसे ही लीटर दिखाई देगा सामने वाला समझ जाएगा कि जो मेजरमेंट लिया गया है वो किस फिजिकल क्वांटिटी का है बच्चों? वो है वॉल्यूम का। तो फिजिकल क्वांटिटी के कंपोनेंट को समझने के बाद अब हम लोग मेजरमेंट की बात करते हैं कि भाई हम बार बार बात कर रहे हैं मेजरमेंट। आखिरकार ये मेजरमेंट होता क्या है? मेजरमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मापन। जो सोचो, दिमाग लगाओ, हम कुछ भी मेजर कर रहे हैं। वैसे इंग्लिश में इसकी डिफिनीशन होती है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। थोड़ा इसको समझते हैं फिर लिखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मान लो बच्चों हम कुछ मेजर कर रहे हैं। मान लो कि हम किसी ट्री की हाइट मेजर कर रहे हैं, किसी रोड की लेंथ मेजर कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा मान लो मेजर कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बच्चों मान लो हाइट मेजरमेंट लेने के लिए तुमने मीटर स्केल पकड़ी हुई है, तो एक बात तो कन्फर्म है कि भाई जो भी तुम मेजरमेंट लोगे उसके लास्ट में, भाई कुछ भी लोगे, डॉट डॉट में लिख रहा हूँ, उसके लास्ट में तुमको लिखना है मीटर, क्योंकि भाई तुम्हारी जो स्केल है वो मीटर स्केल है, तुम लास्ट में मीटर लिखोगे। बचा क्या है जो तुम निकालने वाले हो? तो जो बचा है, जो हम निकालने वाले हैं, वो है मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब बच्चों, किसी भी मेजरमेंट में हमको ये तो पता रहेगी, यूनिट जो रहेगी वो पता रहेगी कि हम यूनिट क्या लिखने वाले हैं। हमको निकालना केवल मैग्नीट्यूड होता है। बात समझ में आ रही है? ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिल करके बनाते हैं फिजिकल क्वांटिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और डिफिनीशन के हिसाब से बच्चों कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को निकालना ही मेजरमेंट होता है। भाई कितनी लेंथ है, तो मीटर स्केल पकड़े तो हमको पता है यूनिट मीटर होगी, निकाल लो मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड आए उतने मीटर। तो क्या निकालें हम केवल मैग्नीट्यूड निकालें। बात समझ में आया? कोई तुमसे पूछे कितना मास है तुम्हारा, तो मास जैसे ही पूछा तो हमारा एक बात तो कंफर्म हो गया हमको कि मास बताने के लिए लास्ट में हमको किलोग्राम लगाना है। जो हम निकालेंगे वो होगा हमारे मास का मैग्नीट्यूड।
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब बच्चों कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को निकालना ही मेजरमेंट होता है। और इसको इंग्लिश में डिफाइन कैसे करेंगे? इट कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग magnitude of any physical quantity is called मेजरमेंट। बच्चों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को फाइंड करना ही क्या होता है? मेजरमेंट। डिफिनीशन बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना और थोड़ा सा वीडियो पास करके इस डिफिनीशन को तुम लिख सकते हो। व्हाट इज मेजरमेंट? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स। बच्चों मेजरमेंट में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, बच्चों मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी मान लो बच्चों इस फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, तो जो Q होता है बच्चों वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। बच्चों इस बात को भूलना मत कि कोई फिजिकल क्वांटिटी Q अपने मैग्नीट्यूड और यूनिट के प्रोडक्ट के बराबर होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? जैसे मान लो बच्चों कोई फिजिकल क्वांटिटी Q है, उसका मैग्नीट्यूड N1 है और उसकी यूनिट A है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? और मान लो वही फिजिकल क्वांटिटी Q किसी दूसरी यूनिट में उसका मैग्नीट्यूड N2 है और उसकी यूनिट B है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी Q इक्वल टू N1A इक्वल टू N2B। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बच्चों ध्यान रहे इस कंडीशन में अगर N1 जो होगा बच्चों N1 ये लेस होगा N2 से, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट A है वो बड़ी यूनिट है किससे? B से। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और इसका जस्ट अपोजिट बच्चों हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर N1 बड़ा है N2 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी क्वांटिटी की यूनिट B है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, वो बड़ी होगी A से। कोई दिक्कत? यहाँ पे इस रिलेशन को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि N1 by N2 इक्वल टू A by B। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसका कुछ एग्जांपल हम लोग लेकर के समझेंगे। जैसे मान लो कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटी Q की जगह पे लेते हैं मास को। मान लो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी मास, और एक ऑब्जर्वेशन में हमको मिलता है कि जो मास है उसकी वैल्यू 5 किलोग्राम है। जो मास फिजिकल क्वांटिटी Q लिए मास है और इसकी वैल्यू है बच्चों 5 किलोग्राम। सोचो 5 किलोग्राम को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? 5 किलोग्राम को हम लोग थोड़ा सा बोर्ड इरेज करके साफ करके लिखते हैं। जो 5 किलोग्राम को हम और लिख सकते हैं 5000 ग्राम। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखो ये है N1A और ये है N2B। और देखो बच्चों ये क्वांटिटी है मास, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग देख पा रहे हैं Q इक्वल टू N1A इक्वल टू N2B। वैसे ही मास इक्वल टू 5 किलोग्राम इक्वल टू 5000 ग्राम। यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो तो N1 की जगह पे क्या है? 5 है, A की जगह पे किलोग्राम, N2 की जगह पे 5000 और B की जगह पे ग्राम। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? हम लोगों ने अभी डेरिवेशन किया कि N1 बाई N2 इक्वल टू B बाई A। और यहाँ से अगर मैं N1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो N1 हमको क्या मिल जाएगा? N1 मिल जाएगा B बाई A इंटू N2।
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? तो सेम कंडीशन यहाँ पे बच्चों देखो, मास के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो मास के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास के लिए हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम, मतलब बच्चों 1 किलोग्राम डिवाइड बाई 1 ग्राम इक्वल टू 50,000 बाई 5। मेरे अकॉर्डिंग समझ पाए होगे? जैसे यहाँ पे बच्चों देखो, इसको N2 को इधर लाए तो बना N1 बाई N2, ए को इधर लेके गए तो बना B बाई ए। सेम इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे ग्राम है, हम लोग ग्राम को इधर लाते हैं तो किलोग्राम बाई ग्राम, और 5 को उधर भेज देते हैं तो बनता है 5,000 डिवाइड बाई 5। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? हम लोग फिर से लिखेंगे किलोग्राम बाई ग्राम इक्वल टू 5,000 बाई 5 का मतलब क्या हुआ? 1000, और उधर ले जा करके ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। तो बच्चों ये रिलेशन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड और यूनिट में। बच्चों मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसको हम लोग डिफरेंट यूनिट में नापते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। मान लो पहली यूनिट में कोई फर्स्ट यूनिट है, उसमें उसकी यूनिट ए है और मैग्नीट्यूड n1 है, और दूसरी जो यूनिट है उसमें यूनिट बी है और मैग्नीट्यूड n2 है। तो दोनों आपस में किस तरीके से बराबर होंगे? दोनों आपस में बराबर होंगे n1a इक्वल टू n2b, जहाँ पे n1 और n2 का जो रेशियो बनेगा वो क्वांटिटी b बाई ए के रेशियो के, b और a के रेशियो के बराबर होगा। और इस फार्मूले से हम लोग अगर n1 निकालना चाहें तो n1 हमारा निकलता है b बाई ए इंटू n2। एग्जाम्पल हमने मास का लेकर के दिखा दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? n1 a की जगह पे 5 किलोग्राम, n2 b की जगह पे 5,000 ग्राम। और यहाँ से बच्चों हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि a मतलब किलोग्राम की जो वैल्यू आ रही है वो कितना निकल के आ रही है? 1000 ग्राम। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट कौन कौन से हैं बच्चों? पहला पार्ट है बेस क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और दूसरी क्वांटिटी है हमारी डेराइव्ड क्वांटिटीज़। दोनों क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं। बच्चों जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्लासीफाई करते हैं 2 पार्ट्स में। सबसे फर्स्ट पार्ट क्या होती है? सबसे फर्स्ट पार्ट होती है बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज का एक और नाम बच्चों, बेस क्वांटिटीज का एक और नाम होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरी क्वांटिटी हमारी है डेराइव्ड क्वांटिटीज। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सबसे पहले हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं कि बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं। बच्चों बेस क्वांटिटी किसे कहते हैं? टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर देयर डेरिवेशन आर कॉल्ड बेस क्वांटिटी। बच्चों ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो अपने डेरिवेशन के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, उसको हम लोग बेस क्वांटिटी बोलते हैं। मैं एक अच्छा एग्जांपल अगर तुमको देना चाहूँ, जैसे मान लो कि तुम अपने रूम में हो और मैं तुमसे पूछूं रूम की तुमको लेंथ मेजर करना है। बच्चों लेंथ कैसे मेजर करोगे? तो सीधा सा आंसर है कि हम लोग कोई भी सिस्टम, मीट्रिक सिस्टम, फुट सिस्टम, जो भी होगा हम उसको उठाएंगे और लेंथ मेजर कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हमको अपना मास मेजर करना हुआ, हम भाई आराम से मेजर कर लेंगे, हम अपना मास वेट स्केल यूज करके मेजर कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? लेकिन उसी की जगह पे अगर मान लो कि हमको अपने ही रूम का जो फर्श है, फर्श की एरिया निकालनी है, तो बच्चों कोई ऐसी स्केल तो है नहीं कि फर्श पे बिछाओगे और एरिया निकल के आ जाएगा। एरिया निकालने के लिए हमको लेंथ पे और ब्रेड्थ पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो बच्चों एरिया एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो अपने डेरिवेशन के लिए दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। मतलब लेंथ पता हो, ब्रेड्थ पता हो, तब कहीं जाके एरिया निकलेगा। तो ये कैसी क्वांटिटी हुई? ये हो गई बच्चों डिराइव्ड क्वांटिटी। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर देयर डेरिवेशन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो अपने डेरिवेशन के लिए किसी दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हो, उसको हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लो कि टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज फॉर देयर डेरिवेशन आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। And what are base quantities or fundamental quantities? Type of physical quantities that do not depend on any other quantities for their derivation are called base quantities. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? मैं यहाँ पे डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ बेस क्वांटिटीज की।
टाइप ऑफ फिजिकल quantities that do not depend on any other physical quantity for their derivation। इसके आगे बच्चों याद रखे रहना आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज, इसको पूरा कर लेना। शायद समझ गए होगे टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज फॉर देयर डेरिवेशन आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज। बच्चों सेम डिफिनीशन वहाँ पर भी रहेगी, बस यहाँ पे जहाँ लिखा गया है डू नॉट डिपेंड वहाँ पे दैट डिपेंड। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इट कैन बी डिफाइंड एज टाइप ऑफ फिजिकल quantities that depend on base quantities for their derivation are called derived क्वांटिटी। बच्चों ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो अपने डेरिवेशन के लिए बेस क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं उसको हम लोग कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं? बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हम लोग बात करते हैं कि बेस क्वांटिटीज होती क्या है और कितने टाइप की होती हैं। तो बच्चों इस फिजिकल वर्ल्ड में 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज इन फिजिकल वर्ल्ड एंड व्हाट आर दीज 7 बेस क्वांटिटीज? These 7 base quantities are length, mass, time, temperature, luminous intensity, electric current and amount of substance। 7 बेस क्वांटिटी है बच्चों। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? और इन 7 बेस क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं उनको बच्चों बोला जाता है बेस यूनिट्स। हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। इन 7 बेस क्वांटिटीज को एक बार लिख लेते हैं। थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे, आप लोग वीडियो पास करके नोट कर सकते हो। इरेज करते हैं। हम लोग लिखते हैं 7 बेस क्वांटिटीज के बारे में। बच्चों सबसे पहली बेस क्वांटिटी होती है लेंथ, दूसरी बेस क्वांटिटी होती है मास, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, छठवां लुमिनस इंटेंसिटी और सबसे लास्ट होता है बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बच्चों ये हो गई हमारी 7 बेस क्वांटिटीज। ये अपने डेरिवेशन के लिए किसी दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं होंगी। इनकी जो यूनिट्स है बच्चों, जैसे बेस क्वांटिटी हुई तो जो इनकी यूनिट अप्रूव की गई है जिसको हम लोग बेस यूनिट्स बोलते हैं वो क्या है? जैसे लेंथ के लिए बच्चों बेस यूनिट डिसाइड की गई है बच्चों लेंथ के लिए बेस यूनिट डिफाइन की गई है मीटर। मास के लिए बेस यूनिट डिफाइन की गई है बच्चों किलोग्राम। टाइम के लिए बच्चों बेस यूनिट डिफाइन की गई है सेकंड। टेम्परेचर के लिए बच्चों बेस यूनिट डिफाइन की गई है केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट के लिए बेस यूनिट है एम्पियर। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए है बच्चों कैंडिला।
और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए है मोल। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? इस पूरी डाटा का हम लोग बना लेते हैं एक टेबल और फिर इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि ये हमारी बेस यूनिट्स कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इनका यूज क्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बच्चों ये हमारा टेबल रेडी हो गया। इस टेबल में हमने लेफ्ट साइड पे बेस क्वांटिटीज़ को लिखा है और राइट साइड पे उनकी बेस यूनिट्स को। बच्चों तुम्हारे इस क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में ये जो 4 है ये है इम्पॉर्टेंट, इनको हमको लर्न करना है बच्चों। और लर्न किस लिए करना है? क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन उठ करके आएगा। हमको अपने फर्स्ट चैप्टर में यही 4 ही समझ लो पढ़ना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक करंट हमको क्लास 12 में पढ़ना है, ये एक बेस क्वांटिटी है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में। बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमको खूब सारा पढ़ना पड़ेगा। किस में? तो ये हमको पढ़ना है केमिस्ट्री में। फिजिक्स में ये लगभग नहीं के बराबर आएगा, ये सबसे ज़्यादा अपीयर होगा केमिस्ट्री में। और ये जो लिखा है लुमिनस इंटेंसिटी ना बच्चों, इसको आपको 11th में पढ़ना है ना 12 में पढ़ना है। 11th और 12th दोनों में ही ये नहीं आएगा। 7 बेस क्वांटिटीज़ में ये जो लुमिनस इंटेंसिटी है ये ना तो 11th में आएगा ना ही 12th में आएगा। 11th में आपको फिजिक्स में चारों फिजिकल क्वांटिटीज़ मिलेंगी। कौन कौन सा? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक करंट बच्चों मिलना है 12th में। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको केमिस्ट्री में मिलेगा। 9 से इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। मोल निकालना सब लोगों को आता है। मोल कैसे निकलता है? मोल क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना सीखे हो ना, तो ये हमको दिखाई देता है केमिस्ट्री में। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो अब शायद एक बार रिवीजन करते हैं। लोग डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट आर बेस क्वांटिटीज? टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज फॉर देयर डेरिवेशन आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। व्हाट आर बेस यूनिट्स? तो हम लोग बोलेंगे यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। हाउ मेनी बेस क्वांटिटीज? देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। भाई 7 बेस क्वांटिटीज तो 7 बेस यूनिट्स हो गई। क्लियर हुआ बच्चों? इस टेबल को लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। इस टेबल के बाद हम लोग बात करेंगे कि जो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी है वो किस तरीके से बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। ठीक, इरेज करते हैं और समझते हैं। हम लोग समझेंगे बच्चों डिपेंडेंसी ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज ऑन बेस क्वांटिटीज। जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो बेस क्वांटिटी पे किस तरीके से डिपेंड करती है। हम लोग समझेंगे बच्चों की जो बेस क्वांटिटीज से मिल करके डिराइव्ड क्वांटिटीज किस तरीके से बनती हैं, या डिराइव्ड क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज पे कैसे डिपेंड करती हैं। किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का बच्चों एग्जांपल ले लो। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं स्पीड का। हम लोग बच्चों एग्जांपल लेते हैं किसका? स्पीड का। क्लियर हुआ? डिपेंडेंसी कैसे है इसको समझने के लिए बच्चों या तो हमको जो क्वांटिटी लिए हैं उसका फार्मूला याद होना चाहिए, और अगर फार्मूला नहीं याद है तो हमको यूनिट याद रहे तब भी चल जाएगा। बच्चों जैसे हम स्पीड की यूनिट हमको पता है। स्पीड की यूनिट क्या होती है? स्पीड की यूनिट होती है बच्चों मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब हुआ बच्चों? मीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ मीटर अपॉन सेकेंड। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे 7 बेस क्वांटिटीज में बच्चों मीटर किसका यूनिट है? तो भाई मीटर जो है वो है लेंथ का यूनिट, लेंथ। और सेकंड किसकी यूनिट है बच्चों? सेकंड यूनिट है टाइम की। तो बच्चों स्पीड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हुई हमारी जो कि लेंथ और टाइम नाम की बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी हो गई? स्पीड हमारी हो गई डिराइव्ड क्वांटिटी। समझ पा रहे हैं ना आप लोग?
क्या डिफिनीशन है कि टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट डिपेंड ऑन बेस क्वांटिटी। चेक करो बच्चों, स्पीड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, देखो जो किस पे डिपेंड हो रही है, तो बेस क्वांटिटीज पे। कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज पे? भाई लेंथ पे और टाइम पे डिपेंड हो रही है, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। और किसी डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हम लोग ले लेते हैं एसेलरेशन, या एसेलरेशन नहीं, डेंसिटी का ले लेते हैं। डेंसिटी बच्चों यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब का क्या मतलब हुआ? किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। बच्चों किलोग्राम क्या है? किलोग्राम है मास। मीटर क्यूब का मतलब बच्चों मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, और भाई मीटर में नापा क्या जाता है? मीटर में लेंथ नापा जाता है। ये मत करने लगना मीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम। बच्चों हम बेस क्वांटिटी में रिलेशन निकालेंगे, हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से ही डिराइव होती है। तो मीटर क्यूब का मतलब हम वॉल्यूम नहीं लिखेंगे, बल्कि हमारा दिमाग चलना चाहिए कि मीटर क्यूब का मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। मतलब बच्चों 3 बार क्या आएगी? 3 बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगी लेंथ। भाई मीटर में हमारी लेंथ नापी जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा इस बात पे भी ध्यान दो कि बच्चों लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट एक्चुअल में जिसको हम लोग 3 नामों से जानते हैं वो तीनों एक ही है। भाई हाइट भी एक तरीके की लेंथ है, ब्रेड्थ भी एक तरीके की लेंथ है, और लेंथ तो लेंथ ही है। समझ में आ रहा है ना? तो चेक करो बच्चों कि डेंसिटी हमारी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि अपने डेरिवेशन के लिए मास और लेंथ जैसी बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड है। तो एक ऐसी क्वांटिटीज हो गई डिराइव क्वांटिटी। कॉन्सेप्ट करो बच्चों इसी तरीके से एसेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। किसके ऊपर डिपेंड है भाई? लेंथ पे, टाइम पे। लेंथ क्या है? बेस क्वांटिटी। टाइम क्या है? बेस क्वांटिटी। तो एसेलरेशन कैसी यूनिट हो गई? डिराइव्ड, सॉरी एसेलरेशन कैसी क्वांटिटी हो गई? डिराइव्ड क्वांटिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो मेरे अकॉर्डिंग तुम लोग समझ पाए होगे कि किस तरीके से डिराइव्ड क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट एंड एसआई यूनिट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं। आज से बहुत समय पहले हर एक कंट्री जब एक दूसरे के यहाँ ट्रांसपोर्टेशन लगभग ना के बराबर था, मतलब एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री नहीं जाते थे, तो भाई वो अपनी ज़रूरत का सामान कहाँ से खरीदते होंगे? अपनी कंट्री से खरीदते होंगे। तो बच्चों उनके कंट्री में मेजरमेंट के लिए कुछ यूनिट होती होंगी, लेकिन क्योंकि दूसरे देशों से उनका संपर्क बहुत कम था, तो दूसरे देशों के यहाँ जो यूनिट है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी, और जो यूनिट उनके समय उनके यहाँ चलती थी उसकी जानकारी बाहर के देशों में नहीं होती थी। मतलब दुनिया भर में जितनी जगहें हैं, क्योंकि एक दूसरे से जगहें कटी हुई हैं, तो उतनी टाइप की यूनिट्स हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अभी जो सबसे नोन यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है सबसे फर्स्ट, जो कि पुराने समय से चलती आ रही है और आज भी चलती है, वो है बच्चों MKS सिस्टम। MKS सिस्टम क्या है बच्चों? MKS सिस्टम एक ऐसे यूनिट्स का सेट है बच्चों जिसमें हमारी लेंथ, L फॉर लेंथ, वो मीटर में नापी जाती है, मास किलोग्राम में नापा जाता है, और टाइम किस में नापा जाता है बच्चों? सेकंड में नापा जाता है। ऐसा समझ में? ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स बहुत पहले से चलता आ रहा है और अभी भी नोन है, जिसमें लेंथ बच्चों मीटर में नापी जाती है, मास किलोग्राम में, और टाइम सेकंड में नापा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? LMT बेस्ड करने पे हमको मिलता है MKS, इसलिए इस सेट ऑफ यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं MKS सिस्टम। दूसरा सबसे नोन सिस्टम है बच्चों CGS। CGS सिस्टम क्या है बच्चों? CGS सिस्टम जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में नापी जाती है, मास ग्राम में नापा जाता है, और टाइम किस में नापा जाता है? सेकंड में नापा जाता है। तीसरी सबसे पुरानी और नोन यूनिट है जिसका यूज ब्रिटिशर्स मतलब अंग्रेज करते थे, वो है FPS बच्चों, जिसमें लेंथ फुट में नापा जाता था, मास पाउंड में नापा जाता था, और टाइम सेकंड में नापा जाता था। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? ये कुछ पुरानी यूनिट्स हैं जो आज भी नोन है। भाई दुनिया में पहले बहुत सारी यूनिट्स यूज होती रही होंगी, लेकिन जो बहुत पहले से यूज होती आ रही हैं और आजकल के भी समय में नोन है, वो कुछ यूनिट्स हैं, जैसे MKS सिस्टम, दूसरा CGS सिस्टम, और तीसरा FPS सिस्टम। बच्चों MKS का मतलब हुआ लेंथ मीटर में नापी जाएगी, मास किलोग्राम में, और टाइम सेकंड में। CGS का मतलब हुआ लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, और टाइम सेकंड में। FPS का मतलब हो गया लेंथ फुट में, मास पाउंड में, और टाइम सेकंड में।
मैं बच्चों इससे पहले एसआई यूनिट्स के बारे में बात करना स्टार्ट करूं, उससे पहले हमको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी फिजिक्स में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारी सारी सेट ऑफ यूनिट्स किसी एक ही सिस्टम की होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जैसे किसी कैलकुलेशन में मान लो हमको लेंथ मीटर में दिया गया है तो भाई हमारा मास किलोग्राम में होना चाहिए। अगर मास भी उसमें है, कैलकुलेशन में मास दिया गया है तो भाई मास किलोग्राम में होना चाहिए और टाइम सेकंड में। भाई लेंथ अगर मीटर में दिया गया है, मास ग्राम में दिया गया है, मतलब दोनों क्वांटिटी अगर अलग अलग सिस्टम ऑफ न्यूमरिज्म को फॉलो कर रहे हैं या अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फॉलो कर रहे हैं तो पहले हम उनको एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे, तब कैलकुलेशन करेंगे। बात समझ में आया? भाई मैं एग्जाम्पल अगर देना चाहूँ तो पिछली क्लास का एग्जाम्पल देते हैं। क्लास 9th में एक फार्मूला है F इक्वल टू ma, या इसको छोड़ो, ले लेते हैं W इक्वल टू FS। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब जैसे मान लो फोर्स बच्चों ये दी गई है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है न्यूटन में। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसलिए मैं लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए कि ये MKS सिस्टम में लिखा गया है, लेकिन वहीं पे डिस्प्लेसमेंट दिया गया है आपको इनटू कुछ सेंटीमीटर करके। तो बच्चों अगर इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी फोर्स ये MKS सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो आपको जो डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में दिया गया है आपको उसको मीटर में बदलना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो किसी भी फिजिक्स में कभी भी न्यूमेरिकल्स को अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, फिजिक्स में बच्चों कभी भी अगर न्यूमेरिकल्स का आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो इसमें इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो हमारी यूनिट्स हैं वो किसी एक ही सेट ऑफ यूनिट्स में के होने चाहिए या किसी एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट से बिलोंग करने चाहिए। बात समझ में आया? इसके बाद हम लोग बात करते हैं SI यूनिट्स। बच्चों SI यूनिट्स क्या होता है? सेट ऑफ यूनिट्स या सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड nowadays या प्रेजेंट टाइम। सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इन प्रेजेंट टाइम आर कॉल्ड SI यूनिट्स। बच्चों ऐसी सिस्टम ऑफ यूनिट जो आजकल के समय में दुनिया भर के हर एक देश के द्वारा एक्सेप्टेड है उसको हम लोग बोलते हैं SI यूनिट्स। बच्चों SI यूनिट्स का नाम कहाँ से आया, थोड़ा सा इसको समझेंगे। इसको इरेज करने के बाद पहले डिफिनीशन लिखेंगे फिर समझेंगे। SI यूनिट्स। बच्चों SI यूनिट्स की डिफिनीशन होती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट आर इंटरनेशनली accepted are called SI यूनिट्स। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड का मतलब होता है बच्चों जो कि पूरी दुनिया भर में हर एक देश जिसको फॉलो करे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हुआ कैसे? तो भाई पुराने समय में जब हम लोगों का आवागमन एक देश से दूसरे देश में होने लगा तो भाई हमारी यूनिट्स उनके लिए कठिन थी या वो उसके बारे में नहीं जानते थे, और उनकी यूनिट भाई हमको खरीदना बेचना है सामान, हम लोग व्यापार के लिए या दूसरे कामों के लिए अगर मान लो दूसरे देशों की यात्रा करते हैं, हम तो नहीं करते, हमारे पूर्वज करते रहे होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? तो उनको चीज़ों के आदान प्रदान में या व्यापार में कठिनाइयाँ आने लगी, क्योंकि भाई उनकी यूनिट्स के बारे में हमको जानकारी नहीं थी, हमारी यूनिट्स के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया कि भाई कुछ ऐसी यूनिट्स क्यों ना बनाई जाए जो कि पूरी दुनिया में फॉलो हो और जिनकी वैल्यू कहीं चेंज ना हो। इसी को ध्यान में रख करके बच्चों बनाया गया SI यूनिट, जिसको पूरे देश फॉलो करते हैं। कहने का मतलब किसी भी देश में हम लोग चले जाएं, हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी कि हमारे यहाँ की यूनिट्स कुछ और है, उनके यहाँ की कुछ और है। जो हमारे यहाँ है वही यूनिट्स उनके यहाँ पे है। ऐसे यूनिट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? SI यूनिट्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? डिफिनीशन होती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड आर कॉल्ड SI यूनिट। आया समझ में बच्चों? SI यूनिट्स का नाम कहाँ से लिया गया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। SI यूनिट्स का नाम बच्चों लिया गया है सिस्टम में
नेस्ले डी यूनाइटेस। बच्चों एसआई सिस्टम का नाम जो लिया गया है वो यहाँ से लिया गया है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइटेस। बच्चों ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया है, फ्रेंच लैंग्वेज का मतलब फ्रांस की लैंग्वेज में लिखा गया है, और इसका इंग्लिश में अर्थ होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? इसका इंग्लिश में अर्थ होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और फ्रेंच लैंग्वेज में इसको लिखा गया है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइटेस। और इसी फ्रेंच लैंग्वेज से ही बच्चों सिस्टम में से एस और इंटरनेशनल में से आई निकाल करके कौन सी यूनिट्स बनाई गई हैं? एस आई यूनिट्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? बच्चों एक बात ध्यान रखना है हमको कि जो एसआई यूनिट्स होती हैं वो लगभग बराबर होती हैं, लगभग नहीं एक्यूरेट बराबर होती हैं एमकेएस यूनिट की। बस इसमें कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या होता है बच्चों? थोड़ा बहुत डिफरेंस ये होता है कि जो एसआई यूनिट्स होती हैं इसमें हम लोग एमकेएस की सारी यूनिट्स का यूज़ ना करके जो इन्वेंटर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, इनके नाम पे बहुत सारी यूनिट्स बनाई गई हैं उसको हम लोग पुट करते हैं। लेकिन ध्यान दें बच्चों कि दोनों ही यूनिट्स का मैग्नीट्यूड, एमकेएस यूनिट का मैग्नीट्यूड जो होता है हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एमकेएस यूनिट is equal to magnitude of SI units। अगर हम लोग एग्जाम्पल भी लेना चाहें बच्चों तो एमकेएस यूनिट में जैसे फोर्स है तो एमकेएस यूनिट में फोर्स को लिखेंगे 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बच्चों एसआई में सीधा बराबर होगा 1 न्यूटन के। जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों किसकी यूनिट? एमकेएस सिस्टम की। न्यूटन किसकी यूनिट? एसआई सिस्टम की। ऐसा बस में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? लेकिन देखो दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डेवलपमेंट ऑफ एसआई यूनिट्स। हम लोग जानेंगे कि एसआई यूनिट्स कैसे डेवलप हुई। भाई दुनिया भर में फैल गई तो कोई ना कोई तो इसको डेवलप किया होगा। बच्चों एसआई यूनिट्स जो डेवलप हुई है वो एक संस्था है जिसको हम लोग जानते हैं BIPM के नाम से। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? किस नाम से जानते हैं? BIPM के नाम से। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया है और फ्रेंच में BIPM का मतलब होता है ब्यूरो इंटरनेशनल डेस्पॉइट्स एट मेजर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? ब्यूरो इंटरनेशनल डेस्पॉइट्स एट मेजर्स। ब्यूरो से बच्चों निकाला गया बी, इंटरनेशनल से निकाला गया आई, पॉइंट से निकाला गया पी, और मेजर से निकाला गया एम, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया बच्चों BIPM। BIPM एक संस्था है बच्चों जो कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एसआई यूनिट्स को डेवलप करने का काम करती है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। बच्चों इंग्लिश में इसका अर्थ होता है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, ठीक। लेकिन लिखा जाएगा शॉर्ट फॉर्म में BIPM क्योंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है, और फ्रेंच लैंग्वेज में BIPM का मतलब होता है ब्यूरो इंटरनेशनल डेस्पॉइट्स एट मेजर्स। ये एक ऐसी संस्था है जो कि पूरे इंटरनेशनल लेवल में एसआई यूनिट्स को डेवलप करने का काम करती है। ऐसा समझ में बच्चों एसआई यूनिट्स यूज करने का बेनिफिट क्या है?
सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमको इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार में कभी भी यूनिट्स को कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। भाई एसआई यूनिट्स इंटरनेशनल लेवल पे यूज की जाती है, तो जो हमारे यहाँ होंगी वही दुनिया के हर एक कंट्री में होगी। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमको बार बार यूनिट्स को कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा क्या है बच्चों? दूसरा फ़ायदा ये है कि एसआई यूनिट्स डेसिमल सिस्टम का यूज करती है, जो कि इसके कैलकुलेशन को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? इसका यूज साइंटिफिक पर्पज़ के लिए, कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, कोई दिक्कत रिसर्च करने के लिए इन सारे यूनिट्स का यूज किया जाता है। बात समझ में आई बच्चों? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये इसके हो गए बेनिफिट। बच्चों 7 बेस क्वांटिटीज़ के अलावा 2 और ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिसको हम लोग बेस क्वांटिटीज़ में डिफाइन नहीं करते, लेकिन ये डायरेक्ट क्वांटिटी भी नहीं होती है।